हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। यहाँ से हम इस वाले प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। UGC नेट और ICAR SRF नेट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो बीच में हमने TGT PGT की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसलिए इसके पहले हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। इसमें हमने 4 अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस किया था, तो वो भी UGC नेट और ICAR नेट के लिए बेनिफिशियल है। ये इसका 5th पार्ट है। तो उसके पहले अगर वो 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक से और सीक्वेंस में टॉपिक जो भी हैं सीक्वेंस में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये कुछ इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि विच टेक्निक इन टाइम एंड मोशन स्टडी कंसिडर मूवमेंट ऑफ बोथ द हैंड्स। कौन सी टाइम एंड मोशन टेक्निक है जिसमें दोनों हाथ का मूवमेंट ऑफ बोथ द हैंड्स, जहाँ पे दोनों हाथ के मूवमेंट को हम देखते हैं कि हैंड मूवमेंट कैसा है। तो ऐसे ये सारे क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कहाँ कैसे स्टडी करते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं। तो इसमें एक टेक्निक ऐसी है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि हैंड मूवमेंट, बोथ हैंड मूवमेंट्स, जिसमें हम दोनों हाथ के मूवमेंट को स्टडी करते हैं। वो कौन सी है तो देखते हैं। वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन चार्ट। जो ऑपरेशन चार्ट वाली ये टेक्निक है, इसमें जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें हम हैंड के मूवमेंट को देखते हैं कि हाथों का मूवमेंट कैसा हो रहा है। पाथवे चार्ट ये पिन एंड थ्रेड वाला मेथड है। प्रोसेस चार्ट, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखी जाती हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम हो रहा है। एंड क्रोमोसाइक्लोग्राफी, इसमें एक माइक्रो कैमरा यूज़ करके हाथ पे फिट कर देते हैं फिंगर में, तो उसके थ्रू देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन आर। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स कोई नई जो नया रिसर्च हुआ है उसके बारे में, डिफ्यूज़न मीन्स प्रसार करना। जो भी नया कोई इनोवेशन हुआ है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो कोई चीज़, कोई नया इनोवेशन हुआ है तो उसके डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्या है, मीन्स कोई नया इनोवेशन हुआ है तो उसको प्रसार करने के क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या यूज होता है इन्फॉर्मेशन को प्रसार करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। तो ऑप्शंस क्या हैं, नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नॉलेज मीन्स जो नया इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक बताना, उसके बाद लोगों को मनाना कि आप उनको मतलब परसुएड करना, उनको मोटिवेट करना, परसुएड करना। उसके बाद डिसीजन मीन्स अब उनके ऊपर छोड़ देना। ये कुछ इसके प्रोसेस हैं, इसके और भी प्रोसेस होते हैं। टोटल 5 प्रोसेस होते हैं डिफ्यूज़न इनोवेशन के। यहाँ पे हमने 3 के बारे में बात किया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स एज पर द स्पीड दे एडॉप्ट अ न्यू आइडिया, प्रैक्टिस और अ टेक्नोलॉजी। ये जो अडॉप्शन प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे कुछ 5 कैटेगरी दी गई हुई हैं, इन 5 कैटेगरी को सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कोई नया आइडिया आया है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो लोग उसको कैसे कैसे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसको बोलते क्या हैं, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। तो बताना है आपको कि ये डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन वाली जो थ्योरी है ये किसने दी है। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन ये थ्योरी किसने दी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। तो इसके जो 5 स्टेप्स हैं हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जब सबसे पहले कोई नया टेक्नोलॉजी है, कोई नया आइडिया है तो क्या होता है, सबसे पहले वो जो इनोवेटर्स होते हैं वो जो भी आया था, जो भी कैटेगरी आई थी उसको अडॉप्ट करते हैं, तो इनोवेटर्स हो जाएंगे। इनोवेटर्स के बाद जैसे कोई नया फैशन आया है, कोई नया फैशन, कोई नया क्लॉथ आया है तो सबसे पहले जो इनोवेटर्स होते हैं वो उसको अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद और भी बहुत जल्दी कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को, कोई नया फैशन आया तो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया वो अर्ली अडॉप्टर। उसके बाद कुछ ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग वो चीज़ें, जैसे कोई नया फैशन आया, ठीक है, जो जिसने उसको इनोवेट किया वो इनोवेटर हो गया।
उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ ने उसको सेलेक्ट किया तो वो हो गया अर्ली अडॉप्टर। अब सेलिब्रिटीज़ को देख के और भी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, मीन्स वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस हो, तो वो हो जाएगा अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी के बाद जो बचे हुए लोग थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए, तो वो हो जाएंगे लेट मेजॉरिटी। और सबसे लास्ट में आता है लेगार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, बताना है कि जो डायगोनल लाइंस होती हैं, सिंबल ऑफ विच वीव, कौन सी वीव में, जो लाइक प्लेन वीव है, ट्विल वीव है, सैटिन या रिब वीव, कोई भी जो भी टाइप की वीव्स आपको पता है, उसमें कौन सी वीव में डायगोनल लाइंस आती हैं, मीन्स कौन सी वीव का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डायगोनल लाइंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आपके पास क्वेश्चन हो गए दो, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन किसने दिया था, और ये कौन सी वीव्स में डायगोनल लाइंस पाई जाती हैं। तो ये दो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, assertion and reason, man machine system is most effective when input and output are appropriately balanced। जहाँ पे बताया गया कि जो मैन मशीन सिस्टम मीन्स जो मशीन काम कर रही है और इसके साथ जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव कब होता है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड होंगी, तो ये सिस्टम जो है वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम करेगा। और रीज़न क्या दिया हुआ है, मैन मशीन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली मैन एंड मशीन। जो मैन मशीन सिस्टम है इसमें सिर्फ मैन और मशीन कंसिस्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है और असर्शन इसका सही है। मीन्स जब मैन और मशीन दोनों प्रॉपर बैलेंस में काम करेंगे, जब इनपुट एंड आउटपुट बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, तब वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत इफेक्टिव रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे बात किया है कि मैन और मशीन में सिर्फ मैन और मशीन होते हैं, इसके जो सिस्टम कंसिस्ट होता है उसमें, तो सिस्टम में मैन होता है, मशीन होता है, उसके साथ में वहाँ का एनवायरनमेंट भी होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, मैन, मशीन और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है, दो चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, रीज़न इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एर्गोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन। एर्गोनॉमिक्स मैन एंड मशीन का जो रिलेशनशिप है, जो मैन और मशीन एक साथ काम करते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स में क्या हम देखते हैं, क्या स्टडी करते हैं, कंफर्ट, सेफ्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी। एर्गोनॉमिक्स में हम कंफर्ट, सेफ्टी, यहाँ पे दो फैक्टर ये हो गए, तीसरा एक फैक्टर होता है फ्यूअर इंजरीज। मीन्स हम ये भी देखते हैं कि जब पर्सन काम कर रहा है मशीन से, तो वहाँ पे इंजरी, कम से कम इंजरी हो, वहाँ पे इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम हो, इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो जो एर्गोनॉमिक्स में है, यहाँ पे तीन फैक्टर को स्टडी किया जाता है। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स इंक्लूड। देखो यहाँ पे हमने एर्गोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो उसके दो फैक्टर हमने ऊपर डिस्कस किए, एक तो सेफर जॉब और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और थर्ड वाला क्या था, फ्यूअर इंजरीज। तो हमने यहाँ पे क्या बेनिफिट्स क्या है एर्गोनॉमिक्स के, एक तो सेफर जॉब, इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड फ्यूअर इंजरीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम एंड मोशन स्टडी कैन हेल्प टू। जो टाइम और मोशन स्टडी ये क्या है, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के लिए टाइम कितना यूज़ हो रहा है और पर्सन वो काम कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, तो वहाँ से आउटपुट क्या आता है कि देखेंगे कि कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे टाइम को कम किया जा सकता है, और कौन से वर्क प्रोसेस को, कौन से स्किल को इम्प्रूव करके काम को और इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, रिड्यूस एंड कंट्रोल कॉस्ट को रिड्यूस और कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, मोटिवेट पीपल को काम करने के लिए जो वो स्किल यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस पैटर्न से वो काम कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूव करके लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्ट डिज़ाइन इनकम्पासेस। प्रोडक्ट डिज़ाइन मीन्स कोई भी रिसर्च कर रहा है कोई, या फिर कोई नया प्रोडक्ट कोई बना रहा है, या फिर कुछ भी नया सेटअप स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए पर्सन क्या करता है, जिसको भी कोई रिसर्च करनी है या प्रोडक्ट बनाना है या कोई नया सेटअप करना है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे पहले आसपास के मार्केट को स्टडी करता है। ठीक है, आसपास देखता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है,
फिर फ्यूचर फोरकास्ट करता है कि क्या हो सकता है, और वहाँ के देखता है कि वहाँ की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। लाइक कोई रिसर्चर है, उसने एक सोसाइटी सेलेक्ट की, वहाँ पे उसको कुछ अपना रिसर्च का टॉपिक देखना है, तो वहाँ पे वो जाके देखेगा वहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहाँ पे देखेगा कि आसपास की मार्केट क्या है, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, प्रेजेंट टाइम पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना उसका एक पूरा परफॉर्मा सेट करता है कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं एंड इन नेक्स्ट हमारे पास क्या और अवेलेबल हो सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इन फ्यूचर उसकी क्या कंडीशन होगी और उसकी डिमांड क्या होगी। यही सब तो कोई भी डिज़ाइनर है तो ये सब देखता है ना। तो क्या है ऑप्शन, डूइंग मार्केट रिसर्च, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल डिज़ाइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जब भी कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है सबसे पहले देखता है कि वहाँ की मार्केट कैसी है, मार्केट में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल मीन्स जो गैर पारंपरिक होता है, जो एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा से जनरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। और कन्वेंशनल मीन्स जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं, वो हो जाएगा कन्वेंशनल। जो रिसोर्सेज जो एक बार अगर डिप्लीट हो गए तो उनको दोबारा से कंजर्व करना डिफ़िकल्ट होता है, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो इनमें से जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ऑयल एंड पेट्रोलियम, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। बाकी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर ऑयल एंड पेट्रोलियम एक बार ये इसके रिसोर्सेज पूरी तरह से अगर डिप्लीट हो गए तो इनको दोबारा से कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इनको दोबारा से कंजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ कॉल्ड एज बायोगैस। इनमें से कौन से टर्म हैं जिसको बायोगैस भी कहा जाता है, बायो इथेनॉल, बायोमिथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोब्यूटेनॉल। तो जो बायोमिथेनॉल मीथेन होता है, बायोमीथेन को बायोगैस भी कहते हैं। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, बायोमीथेन। बायोगैस का दूसरा नाम है बायोमीथेन। एंड जो क्वेश्चन था आपके लिए कि जो ट्विन लाइन जो डायगोनल लाइंस होती हैं ऐसे, ये कौन सी वीव का कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरा क्या था, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, ये किसने दिया है। तो ये दोनों आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।